नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले हमारे वीडियोस में भी देखा है और हमने आपको कई बार बताया भी है और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा जो घर है वह जीवन में सिर्फ एक बार बनाते हैं। यदि हमें घर का निर्माण करना है तो हम घर का निर्माण सिर्फ एक बार करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि हमें घर कहाँ चुनना है, किस जगह चुनना है, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसका आसपास का वातावरण किस तरीके का होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं उन बातों का हमारे दिमाग में हम रखते हैं और उसके बाद हम जमीन सेलेक्ट करते हैं, सॉरी। और जमीन सेलेक्ट करने के बाद में हम मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मकान का कंस्ट्रक्शन करने से पूर्व हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट का तात्पर्य होता है कि हम मकान का नक्शा बनाते हैं कि हमारा मकान बनने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। उसका एलिवेशन बनाते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है कि हम उसका फ्रंट व्यू देखते हैं कि हमारा बाहर से दिखने पे हमारा मकान किस तरीके से दिखाई देगा। हम उसका 3D व्यू देखते हैं आजकल कंप्यूटर में कि अगर हम उसकी छत हटा दें तो हमारा घर किस तरीके से दिखेगा। यानी हम हर तरीके से मकान बनाने से पूर्व, या आप ये कह सकते हैं कि घर बनाने से पूर्व हम उसका हर तरीके से नज़रिए से देखते हैं कि हमारा घर किस तरीके से दिखेगा। फिर यदि हमें उसमें किस तरीके से चेंजेस करने होते हैं तो हम उस तरीके से उसमें चेंजेस भी कर लेते हैं। उसके बाद हम मकान का कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं ताकि हमारा जो बजट है उस बजट में हमारा मकान बन जाए और मकान जो है वो हमारी सहूलियत के हिसाब से हमारे रहने के लिए, हमारे भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको पूर्ति करते हुए बने। ठीक है बच्चों। अब मकान जब हम बना रहे होते हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसका बारे में हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवास योजना के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ हाउस प्लानिंग। यानी आप घर बना रहे होते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ओरिएंटेशन, आमुख की। हम ये देखते हैं हमारा घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी उसका जो फ्रंट साइड है, जो मेन गेट है, वो किस डायरेक्शन में खुलना चाहिए। आने वाला किस तरफ से आएगा हमारे घर के अंदर। ठीक है। हमारे घर के जो दरवाजे हैं, मेन दरवाजे, वो किस दिशा में खुलेंगे, ये हम देखते हैं वास्तु के हिसाब से। ठीक है। परंतु बच्चों इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन होता है। साइंटिफिक रीजन ये होता है कि हम देखते हैं उसका दिशा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है। जब हम आमुख की बात करते हैं यानी ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ओरिएंटेशन में दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है एस्पेक्ट और दूसरा होता है प्रोस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल साइंस की तरह से हम सोचते हैं। ये होता है कि हमारे घर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सूर्य का प्रकाश सर्दियों में आए, मिनिमम अमाउंट ऑफ सूर्य का प्रकाश गर्मियों में आए, सूर्य का प्रकाश हमारे घर में प्रवेश करे। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट होता है एस्पेक्ट का कि हमारे घर में जो हवा का मूवमेंट वो इस तरीके से हो कि एक जगह से हवा आए और दूसरी जगह से हवा मूव हो जाए। ठीक है। यानी एक सर्कुलेशन हवा के, घर के अंदर ही अंदर हवा नहीं घूमती रहे, हवा एक जगह से आए और दूसरी जगह से उसका मूवमेंट हो जाए। यानी खिड़की और दरवाजे जो होते हैं उसके विन्यास के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है। घर के अंदर अच्छा बच्चों इसका इंपॉर्टेंस ये होती है कि देखो अगर हमने इस तरीके से हमारा दिशा देखी है कि हमारे घर में मैक्सिमम सनलाइट कब आए, सर्दियों में, यानी हमें सर्दियों में सनलाइट का बेनिफिट हो रहा है। गर्मियों में हमें कैसी चाहिए सनलाइट, मिनिमम सनलाइट चाहिए। परंतु दोनों केस में चाहे सर्दी होगी चाहे गर्मी होगी हमें क्या चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है। दोनों केस में सनलाइट हमारे होनी चाहिए। सनलाइट हमारे को क्यों चाहिए होती है, सनलाइट हमारे को इसलिए चाहिए होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु जो एनवायरनमेंट में फैले हुए होते हैं, वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए हमें सूर्य की किरणें चाहिए होती है। गर्मियों में हमें कैसी सूर्य की किरणें चाहिए होती हैं, गर्मियों में हमें कम सूर्य की किरणें चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमें कम टेम्परेचर चाहिए। और डायरेक्ट अगर सनलाइट आपके घर में प्रवेश कर गई तो आपका जो घर का टेम्परेचर है वह भी इंक्रीज हो जाएगा। तो गर्मियों में हमें कैसी सनलाइट चाहिए, कम चाहिए। और सर्दियों में हमें कैसी चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए, ठंड है, टेम्परेचर, सूर्य की किरणें ज़्यादा आएंगी तो टेम्परेचर होगा घर का, है ना, एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हम, घर का जो टेम्परेचर होगा वह इंक्रीज होगा। इसलिए हमें सर्दियों में सनलाइट ज़्यादा चाहिए और गर्मियों में जो सनलाइट है वो कम चाहिए। कब चाहिए हमें, जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, है ना। हम
हम जिस जगह रह रहे हैं उस जगह की बात कर रहे हैं, हम उस जलवायु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हवा की। हवा का क्या है बच्चों, जैसे एक तरफ से घर पूरा क्लोज है, पीछे की तरफ से बिल्कुल क्लोज है, हवा एंटर तो हो रही है ना, पर वो हवा जो होती है वो पूरे घर के अंदर ही सर्कुलेट होती जा रही है, क्योंकि उसको निकलने का जगह नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि खिड़कियां की पोजीशन इस तरीके से है, नहीं निकल पा रही, पीछे की तरफ कोई भी खिड़की नहीं है। आप सपोज करिए पीछे की जो दीवार है आपकी, उसकी में कोई भी खिड़की नहीं है, तो क्या है, हवा जो है जो बाहर से प्रवेश कर रही है, ठंडी है चाहे गर्म है, कैसी भी हवा है वो आपके घर के अंदर ही रोटेट कर रही है। हवा के अंदर भी वायरस मौजूद रहते हैं, हवा के अंदर कीटाणु जीवाणु सब मौजूद रहते हैं। हवा के अंदर कीटाणु जीवाणु मौजूद है और वह घर के अंदर ही रोटेट कर रहे हैं, यानी हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मकान बनाएं कि आपको मकान इस तरीके से बनाना चाहिए कि हवा एक जगह से प्रवेश हो, जिस तरह भी जलवायु है, आप जिस जगह पे आप मकान बना रहे हैं उस जगह पे किस तरीके से वायु का रोटेशन होता है ये देख लेना चाहिए। उसके हिसाब से आपको खिड़की दरवाजों का निर्माण करना चाहिए ताकि हवा एक जगह से एंटर हो, दूसरी जगह से निकल जाए, हवा का रोटेशन जो होता है वह मेंटेन रहे, हवा घर के अंदर जो है वही सर्कुलेट नहीं होती रहे। एक तो बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का हमें आस्पेक्ट में हम ध्यान रखते हैं कि जो मकान है, ठीक है, इसके अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो किस हिसाब से आ रही हैं, डायरेक्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में जैसे हम बात करते हैं साउथ में, तो वहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है पूरे साल, है ना, और आपने इस तरीके से खिड़कियों की दिशा बना ली है कि सूर्य किरणें बहुत ज़्यादा आपके इसमें आ रही हैं, तो आपका जो मकान है वो गर्म ही रहेगा, है ना। एक तो बाहर का टेम्परेचर गर्म, ऊपर से मकान गर्म, तो वह भी हम तो हमारे सुख सुविधा के लिए मकान बना रहे होते हैं। तो ये जब हम एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, हम दिशाओं का ध्यान रखते हैं कि हमारे को जितनी सूर्य की किरणें उस जलवायु के हिसाब से आवश्यक है उतनी ही हमारे को घर के अंदर प्रवेश करनी चाहिए। ये तो हमने बात करी एस्पेक्ट की। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट की। प्रोस्पेक्ट से हमारा तात्पर्य होता है कि हम उसकी सुंदरता भी देखें, कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से हमारा मकान देख रहा है तो उसको देखने में बाहर से भी सुंदर दिखे, आंतरिक सुंदरता तक पहुंचे नहीं हम केवल अभी कहाँ तक पहुंचे हैं ओरिएंटेशन में, हम ओरिएंटेशन में घर के जो बाहर की हिस्सा है उसमें ही पहुंचे। तो यदि कोई व्यक्ति आपका मकान घर के बाहर से सड़क पर से देख रहा है तो उसको आपका मकान दिखने में सौंदर्य लगे, आपको यह बात का ध्यान रखते हुए, किस बात का, दिशा का, एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए सौंदर्यता को निर्माण करना चाहिए। यही चीज क्या होती है, प्रोस्पेक्ट होती है। यानी आमुख में जो होता है या आपका जो ओरिएंटेशन होता है उसमें हवा का, लाइट का विन्यास देखा जाता है, किसकी, मकान की खूबसूरती को बढ़ाते हुए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृहदता की, यानी रूमीनेस की। आप एक कमरा ले लीजिए, है ना, रूमीनेस का मतलब होता है एक कमरे के अंदर ही आप उस कमरे को बड़ा भी बना सकते हैं, उस कमरे को छोटा भी बना सकते हैं, उसके अंदर फर्नीचर सेट करना है। एक ही कमरे की बात कर रहे हैं, पूरे कमरे मकान के कमरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एक कमरे की। तो जब हम कमरा बनाते हैं बच्चों, आपने भी नोट करा होगा या आप ध्यान दें इस बात पे, कभी भी हम कमरा जो वर्गाकार नहीं बनाते हैं। वर्ग होता है जितना आपकी लेंथ है उतनी आपकी विड्थ है, इस तरीके से हम नहीं बनाते। कमरा किस तरीके से बनाया जाता है, कमरा बनाया जाता है आयताकार में, है ना, या इसकी लेंथ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी, इस तरीके से कमरा बनाया जाता है। अब आयताकार कमरा बनाने का क्या फायदा होता है, आयताकार कमरा बनाने का ये फायदा होता है कि आप जब कमरे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करें तो आपको किसी भी तरह का फिजिकली परेशानी उठानी नहीं पड़े। जो भी आप कदम रख रहे हैं कमरे में, कदम रखने के पश्चात आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, रूमीनेस। तो कमरा जब भी बनता है आयताकार बनता है। यदि कमरा छोटा है तो उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है या बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। क्यों ऊंची नहीं होती है, छोटा कमरा है और दीवारें ऊंची, तो कमरा और भी ज़्यादा छोटा दिखाई देने लगता है ना। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कमरा अगर छोटा है तो दीवारें कभी भी ऊंची नहीं होगी। कमरा यदि छोटा है तो जो
डार्क कलर्स हैं, वार्म कलर्स हैं, वो वार्म कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। वार्म कलर्स यूज़ करने से क्या होता है कि हमें चीज़ें और पास पास दिखाई देती है, तो दीवारें हमें और पास पास दिखाई देने लगती है। यानी रूमिनेस का मतलब होता है कि आपको वर्चुअली, है ना, जैसे वर्चुअली आपको आपके कमरे की लेंथ विड्थ बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए और आपको कमरे में चलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका जो स्टोरेज होता है, कमरा बड़ा है नो डाउट आप इसको हॉरिजॉन्टल स्टोरेज दे सकते हैं, पर कमरा यदि छोटा है तो निश्चित तौर पे हमें वर्टिकल जो स्टोरेज होता है, जो कबर्ड्स होती है, उन्हीं को देनी चाहिए। कबर्ड्स में बच्चों आजकल ऐसा करते हैं कि एक जो ट्रेंड चलता आ रहा है ये कि एक जो पूरी दीवार होती है उसको वर्टिकल स्टोरेज के रूप में ले लिया जाता है। एक बेड लगाया जाता है, बेड की साइज जनरली 6x6 होती है डबल बेड की, उसके बाद में एक टेबल लगाई जाती है, साइड टेबल दोनों साइड में, और उसके बाद में एक अलमारी, एक दीवार ऐसी चुन ली जाती है जिसके अंदर पूरा वर्टिकल स्टोरेज होता है। हॉरिजॉन्टल स्टोरेज रखने का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया हॉरिजॉन्टल रखने का? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो स्टोरेज होता है वह स्टोरेज बहुत ही मुश्किल होता है, और क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आजकल स्पेस की कमी होती जा रही है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी होती जा रही है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल स्टोरेज है वो खत्म होता जा रहा है। और रूमीनेस में ये ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है कि हम वर्टिकल स्टोरेज दें, वर्टिकल स्टोरेज भी इस तरीके से दें कि जो व्यक्ति रह रहा है कमरे में उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इस तरीके से वर्टिकल स्टोरेज देनी चाहिए। जो व्यक्ति कमरे में रह रहा है उसे किसी भी प्रकार का फिजिकल अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए। यदि उसको फिजिकल अनकंफर्टेबलनेस हुई तो क्या होगा? शारीरिक परेशानी होगी तो मानसिक परेशानी दिन भर रहेगी और व्यक्ति बीमार होने लग जाएगा। इसलिए मकान बनाते समय रूमिनेस का या कमरे के अंदर आप किस तरीके फर्नीचर रखेंगे, किसके लिए बन रहा है, इस बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूहीकरण की। अगर हम लो इनकम ग्रुप की बात करें तो लो इनकम ग्रुप में बच्चों एक ही बेडरूम होता है ना, और एक आपका कमरा होगा और एक किचन होगी। उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रूमीनेस में या ग्रुपिंग में, सॉरी। परंतु यदि हम बड़े घर की बात करें, हाई इनकम ग्रुप की, मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें, तो हाई इनकम ग्रुप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें हम, तो मिडिल इनकम ग्रुप में क्या होगा बच्चों की एरिया छोटा है ना, और कमरे ज़्यादा हैं, 2-3 कमरे एक साथ हैं, 2 बेडरूम है, एक बरामदा है, एक ड्राइंग रूम है। ग्रुपिंग में दो मतलब कहने का तात्पर्य कि जिस ऐसा कमरे जिसमें कारें एक जैसे होते हैं उनको एक साथ रखना है ना, जैसे बेडरूम एक साथ आएंगे, किचन और डाइनिंग स्पेस एक साथ आएंगे, बरामदा और जो ड्राइंग रूम है आपका वो एक साथ आएगा। ऐसे कमरे जिनके अंदर की सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं उन कमरों को एक साथ रखेंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यदि आप देखें, आप इस तरीके से हम देखेंगे, बरामदे के साथ में आपने जोड़ लिया है बेडरूम। अब क्या होगा? मेहमान आएंगे, बरामदा है, बरामदे में से क्रॉस करते हुए फिर वो बैठक में जाएंगे। कितना अनकंफर्टेबल रहेगा जो व्यक्ति बेडरूम में है। बच्चे का ही बेडरूम क्यों ना हो, परंतु अनकंफर्टेबल नेस तो रहता ही है ना। तो करना ये चाहिए कि जो एक्टिविटी, जैसे अब बैठक यानी आपका ड्राइंग रूम जो है और आपका बरामदा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि मेहमान जब आ रहे हैं आपके तो बरामदे में से एंटर होके ही सीधे कहाँ पहुंच रहे हैं? ड्राइंग रूम में। बेडरूम्स हैं, बेडरूम में चूंकि प्राइवेसी की ज़्यादा जरूरत है, चाहे बच्चों का बेडरूम हो, चाहे मास्टर बेडरूम हो, कोई से बेडरूम हो, प्राइवेसी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए जो बेडरूम है जनरली वो घर के पिछवाड़े की तरफ, पीछे की साइड में उसका निर्माण किया जाता है, और बेडरूम्स जो हैं उनके साथ में अटैच लैट्रिन बाथरूम दिए जाते हैं, और बेडरूम का जो दरवाजे हैं वह किस में खुलते हैं? ड्राइंग रूम में खुलते हैं, क्योंकि बच्चों उसमें एक जैसी एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल और जो किचन होती है इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ा जा सकता है? क्योंकि डाइनिंग हॉल का काम क्या है? जहाँ पे हम खाना खाते हैं, ठीक है। किचन से सर्व होगा, किचन से बनेगा, और कहाँ सर्व होगा? डाइनिंग में सर्व होगा। मेहमान यदि आएंगे तो डाइनिंग बेडरूम में जाने की अपेक्षा सीधे क्या होगा, उनको बरामदे में आए, ड्राइंग रूम में आए, डाइनिंग स्पेस में आ गए, डाइनिंग एरिया में आ गए आपके,
यानी ये आपस में लिंक्ड है। तो जो ये लिंक्ड होते हैं ना, जिनकी एक्टिविटी, ऐसे कमरे जिनकी एक्टिविटीज एक जैसी होती है, इनको एक साथ बनाया जाता है, इकट्ठे बनाया जाता है। इन कमरों, इस चीज को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। और मकान बनाते समय ग्रुपिंग का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो यह प्रॉब्लम ताउम्र चलती रहती है और मकान का जो सुख भोगते हैं वह नहीं भोगा जा सकता है। अब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की हम बात करते हैं इसके एस्पेक्ट की, कि हवा का सर्कुलेशन तो एक होना ही चाहिए। दूसरी जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो किसी भी तरह का जो मूवमेंट होता है, वह मूवमेंट है ना, में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज सर्कुलेशन यानी संवहन। संवहन का हमसे मतलब होता है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो घर के अंदर, है ना, विद इन हाउस जब आप मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह की रुकावट का अनुभव नहीं होना चाहिए। आपका मूवमेंट किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। जैसे आप जनरली गौर करिए, दरवाजे के सामने दरवाजा बनाया जाता है। दरवाजे के सामने दरवाजा बनाए जाने का बहुत ही अच्छा लॉजिक है। एक तो जो सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है वह हो जाती है, और जो हम पाथवे बोलते हैं ना, जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसको हम पाथवे बोलते हैं। तो जो रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं हो, जब तक कि आप उसमें फर्नीचर ना रख दें। एक दरवाजा दूसरा दरवाजा, तो मूवमेंट करना जो होता है ना बच्चों, वो बहुत आसान होता है। तो सर्कुलेशन में इस तरीके से रखा जाता है कि जो व्यक्ति चल रहा है, जो घर वाले जिसमें रह रहे हैं मकान में, उसका चलने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना उसको नहीं करना पड़े। इसमें जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम ग्रुपिंग की बात अवश्य करेंगे। सर्कुलेशन और जो ग्रुपिंग होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है बच्चों? क्योंकि जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हम ग्रुपिंग की बात करेंगे। जब ग्रुपिंग होगी तभी तो सर्कुलेशन होगा। अब एक का बेडरूम बिल्कुल पीछे है ना, उस मास्टर बेडरूम की बात करें, उस महिला को बार बार कहाँ पे आना पड़ता है? किचन में आना पड़ता है। किचन बिल्कुल आगे, मूवमेंट कितना ज्यादा होगा? पीछे से लेके आगे तक कंटिन्यूस का उसका मूवमेंट होगा। प्लस उसका जो बच्चों का कमरा है वो और पीछे। तो ट्रायंगुलर रूप में महिला को जो घर में काम कर रही होती है, और उस महिला को बार बार सर्कुलेशन यानी बार बार चलना पड़ता है। अच्छा, जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन घर के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन मतलब ग्राउंड फ्लोर है आपका, केवल विद इन फ्लोर, है ना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उस वाले जो मूवमेंट को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। और जब हम ऊपर नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है आपके घर में, और आप ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल सर्कुलेशन। वर्टिकल जो होता है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर सीढ़ियां आती हैं, है ना। तो बच्चों, जब हम मकान बनाते हैं तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अगर ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो मास्टर बेडरूम है, जो गृहिणी है, जो घर की जिम्मेदारी निभा रही है, उसका कमरा किधर होना चाहिए, ताकि उसका जो मूवमेंट है वह मूवमेंट कम से कम हो। ठीक है, कम से कम हो। यदि आप सपोज करिए कि फर्स्ट फ्लोर पे लेडी का वो है कमरा है ना, और किचन नीचे, बच्चों का कमरा नीचे है, तो लेडी को कितनी बार ऊपर नीचे का मूवमेंट करना पड़ेगा, प्लस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना पड़ेगा। दोनों तरीके से मूवमेंट करने पड़ेंगे, यानी उसे जो है फिजिकली परेशानी आवश्यक अनुभव होगी। तो सर्कुलेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जो महिला है, जो लेडी है, उसका कम से कम मूवमेंट हो और उसे मूवमेंट में किसी तरह की परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। वर्टिकल अगर आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है और आपका वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सीढ़ियों की हाइट है ना, उसका और जो सीढ़ियों की विड्थ है उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहे और थकावट कम से कम, या जो फिजिकल फटीग हो जाता है वो फिजिकल फटीग जो लेडी को कम से कम अनुभव हो। हम मकान किस लिए बना रहे होते हैं? हम मकान बना रहे होते हैं हमारी सुविधा के लिए, हमारे शरीर को आराम देने के लिए। यह आराम आपको इन्हीं सब चीज़ों से मिल सकता है, परंतु मकान बनाते समय इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। मकान बनाते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, दरवाजे के सामने दरवाजा रखा, किसी भी तरह का मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप देखिए, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर, बीच में हमने सोफा रख दिया। एक हमें कैसे आना पड़ रहा है? इस दरवाजे से यूं घूम के आना पड़ रहा है ना। जब हमें यूं घूम के इस डायरेक्शन में इस तरफ आ रहे हैं, तो
हमारे शरीर को अनकंफर्टेबल, चाहे आप माने चाहे ना माने, शरीर को प्रॉब्लम आएगी, शरीर को फिजिकली फटीग का तो अनुभव होता ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एकांतता की, प्राइवेसी की। प्राइवेसी हमें दो चीजों से चाहिए। एक, मकान बनाते हैं हम तो जो बाहर का लोग है, बाहर का एनवायरनमेंट है, उसको हमें घर वालों को प्राइवेसी चाहिए, ठीक है। कोई भी बाहर का होगा तो हमें ड्राइंग रूम फ्रंट में इसीलिए बनाते हैं हम, और बेडरूम पीछे के हिस्से में इसलिए बनाते हैं ताकि यदि कोई मेहमान आए तो हमारा जो प्राइवेसी है बाहर के लोगों से वह मेंटेन रहे, है ना। कोई भी बाहर का, या हम बात करें सड़क की, ठीक है। सड़क से अगर आपका बेडरूम बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, तो खिड़की आप खोल ही नहीं सकते। क्यों खोल नहीं सकते? आपने पूरा ध्यान रखा, ओरिएंटेशन का ध्यान रखना, एस्पेक्ट का ध्यान रखा, प्रोस्पेक्ट का ध्यान रखा, सर्कुलेशन का ध्यान रखा, सब चीज का ध्यान रखा, परंतु जो बेडरूम है उसका वो क्या है, दीवार है वह जो खुल रही है, जो विंडोज आपकी खुल रही होती है, वो क्या खुल रही होती है, बाहर सड़क की तरफ। आप विंडोज कभी खोल नहीं सकते, प्राइवेसी हर्ट होती है ना। तो हमें दो चीजों की प्राइवेसी का ध्यान रखना। एक तो हमें ध्यान रखना होता है बाहर का एनवायरनमेंट से हमारे घर की प्राइवेसी, दूसरा हमें हमारी प्राइवेसी भी चाहिए होती है घर के दूसरे वालों जनों से, है ना। हस्बैंड वाइफ को अलग प्राइवेसी होती है, बच्चों को अलग प्राइवेसी चाहिए होती है, यानी हमें हमारे घर में भी प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। और ये निश्चित है, आप चाहे इस बात को माने ना माने, हमें हमारे लिए प्राइवेसी की आवश्यकता होती ही होती है। तो प्राइवेसी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि दो बेडरूम पास पास बन रहे होते हैं तो उनके बीच में जनरली जो बाथरूम्स है उनका निर्माण कर दिया जाता है ताकि एक जगह से आवाज़ें दूसरी जगह पे नहीं जाए, थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये हम कब ध्यान रखते हैं? जब हम किसका निर्माण करते हैं? बेडरूम्स का निर्माण करते हैं। या हम ड्राइंग रूम को सिर्फ आगे की तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि ड्राइंग रूम में हमारी आवाजाही नहीं होती इतनी, है ना। यदि हम खिड़की ना खोलें तो भी चल जाएगा, या खिड़की खुली भी रहे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम बाहर की पब्लिक को नहीं दिख रहे होते। हम इसीलिए जो बेडरूम्स हैं, बेडरूम्स को पीछे की तरफ बनाते हैं। बेडरूम्स के बीच में हम बाथरूम्स का निर्माण करते हैं, या जो बेड्स होते हैं इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रखी जाती है कि जो ये दरवाजे की डायरेक्शन इस तरीके से रखी जाती है, विंडोज की डायरेक्शन इस तरीके से रखी जाती है कि दो बेडरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं घर के अंदर, तो उन आपस में इन बेडरूम्स में भी प्राइवेसी मेंटेन रहे ताकि कोई इंसान लेटा हुआ हो ताकि उसको दूसरा इंसान को दिखे ना। प्राइवेसी के नाम पे हम एक बात और बता दें आपको, दरवाजे की डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दरवाजे की डायरेक्शन अगर आपकी इस तरीके से है कि आपका जो व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पे, है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, बेड की आपकी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि बेड आपका जो है वह क्या होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए। बेड दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है? व्यक्ति की जो प्राइवेसी होती है वह हमेशा हर्ट होती है, यानी उसकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रह पाती। तो जब हम मकान बनाते हैं बच्चों, तो हम इस चीज का अवश्य ध्यान रखते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। प्राइवेसी दो तरह की होती है, हमने अभी आपको बताया, बाहर के लोगों से और विद इन घर के लोगों से। परिवर्तनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। मकान इस तरीके से बनना चाहिए कि वो हमारे भविष्य की जरूरतों को भी पूरी कर जाए। अभी क्या है, हस्बैंड वाइफ इन लॉज साथ में रह रहे हैं, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स के साथ में ही सोते हैं। कुछ समय बाद बच्चों को एक स्टडी रूम की आवश्यकता होती है। बच्चा जब 9th में गया, 10th में गया, 11th में गया, तो बच्चों को एक रूम की, खुद के रूम की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स साथ में, हस्बैंड वाइफ साथ में। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कि हम उसको, जो रूम है उसको हम स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एक दीवार लगा दी जाए तो वो दीवार के सहारे क्या होता है कि जो बड़ा बेडरूम है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टडी रूम में, या बच्चे के कमरे में भी कन्वर्ट हो सकता है। या जो आपने लॉबी है या जो पीछे का एरिया दे रखा है जिसको आपने वॉशिंग एरिया के रूप में कन्वर्ट कर रखा है, वो वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा है आपका, तो उस वॉशिंग एरिया को उस समय आपकी जरूरत नहीं, उस समय बच्चे को किसकी जरूरत है? रूम की जरूरत है, तो वो वॉशिंग एरिया आप रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सोच के मकान का कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए, यानी हमारी जरूरत के हिसाब से हम मकान को कन्वर्ट करा सकते हैं। आप 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम की आवश्यकता नहीं है, हमें सिंगल बेडरूम की आवश्यकता है, तो हम इस तरीके से दीवार बनाएं, सिंगल ईंट की दीवार बनाएं कि वो दीवार को हम तोड़ दें,
और तोड़ने के पश्चात जो 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 छोटे छोटे बेडरूम है वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल बेडरूम में कन्वर्ट हो गए। यानी कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम हमारे मकान को बिना ज़्यादा पैसा खर्च करें, बिना ज़्यादा तोड़े फोड़े हमारे मकान को हम किस में कन्वर्ट, हमारे यूज़ के हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मकान में अवश्य रखनी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता का बच्चों तात्पर्य है कि आपने मकान लिया, बहुत अच्छी जगह लिया, साइट बहुत अच्छी है, परंतु क्या है, बारिश का टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने मकान जो लिया है वो ढलान पे है, सारा का जो सारा पानी है वो इकट्ठा हो रहा है। अब सारा पानी इकट्ठा हो रहा है तो बारिश का टाइम है, आप पानी को नहीं रोक सकते हैं। पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसका क्या नुकसान है, नींव जो है उसके अंदर पानी जा रहा है, नींव पानी के अंदर जा रहा है, हो सकता है कि नींव कमजोर हो जाए, पानी भर जाए उसके अंदर। नो डाउट मक्खी मच्छर, क्योंकि बहुत टाइम समय तक पानी इकट्ठा रहेगा तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मक्खी मच्छर तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें सफाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सफाई घर के अंदर की, सफाई घर के बाहर की। घर के बाहर की सफाई कैसे होनी चाहिए, इस तरह से मकान को चुनना चाहिए कि घर के बाहर जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ है, जो लाइट की फैसिलिटीज़ है, वह आपको प्रॉपर अमाउंट में मिले। घर के अंदर इस तरीके से बनाना चाहिए कि आपको इतनी महीन बारीक जालियां बना दी है कि उसको साफ ही नहीं कर पा रहे आप, है ना, या आपने मकान बहुत ही सुंदर बनाया है पर उसका आर्किटेक्चर, जो उसका इंटीरियर इस तरीके से कर दिया है कि आप उसको स्वच्छ नहीं रख पा रहे, तो वो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सैनिटेशन, सफाई में कम से कम मेहनत लगे, इस तरीके से आपको कमरे का या घर का निर्माण करना चाहिए। वेंटिलेशन तो बहुत जरूरी होता है। वेंटिलेशन, खिड़की के ऊपर हम जो खिड़की से बना लेते हैं उसको हम उसको वेंटिलेटर कहते हैं, इसको वेंटिलेशन कहते हैं हम उसको। अब वेंटिलेशन क्यों बनाना चाहिए, गर्म हवा होती है, हवा हमारे घर में प्रवेश कर गई, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हवा कैसे हो रही है, गर्म हो रही है। हम खाना बना रहे हैं, हवा कैसी हो रही है, गर्म हो रही है। अब यदि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, यदि वेंटिलेशन का मतलब है एयर का मूवमेंट बाहर की तरफ, है ना, अब अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, एयर घर के अंदर ही सर्कुलेट करती रहेगी और एयर के अंदर जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, वायरस जो भी हैं, वो आपके घर के अंदर ही घूमते रहेंगे और कभी ना कभी तो आपको अटैक कर ही देंगे और आपको बीमार कर ही देंगे। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपका जो गर्म हवा है वह ऊपर की तरफ जाए और बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। क्या मतलब होता है, हवा, गर्म हवा आए, ऊपर की तरफ जाए और बाहर की तरफ निकल जाए, आपको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो वेंटिलेशन, एक तो इस तरीके से वेंटिलेशन हुआ, गर्म हवा आई, ऊपर गई और निकल गई। दूसरा वेंटिलेशन, एक तरफ से हवा आई, दूसरी तरफ से हवा निकल गई। दरवाजे के सामने दरवाजा, खिड़की के सामने खिड़की, ड्राइंग रूम की खिड़की के सामने बेडरूम की खिड़की, डायरेक्ट हवा आ रही ड्राइंग रूम की खिड़की से और बेडरूम की खिड़की से बाहर निकल रही है ना। तो इससे क्या होगा, हवा का जो मूवमेंट होगा वो आसानी हो जाएगा। हवा का मूवमेंट आसानी हो रही तो हमारे पास जो हवा के अंदर जर्म्स हैं वह हमारे शरीर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मितव्ययता, इकोनॉमी का तो ध्यान रखना ही है हमें, इकोनॉमी का ध्यान रखना है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, फ्लोर प्लान बना रहे हैं। हमें इकोनॉमिकल, हमें ध्यान दो तरीके से रखना है। एक तो मकान बनाते समय, जब आप मकान का निर्माण कर रहे हो तब आपको यह अवश्य ध्यान रखना है कि आपका जो भी आप मकान बना रहे हो उसको, उसमें कंस्ट्रक्शन में कितना मिनिमम खर्च हो सके और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। जो भी कमरे आप बना रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, पूरे रूम्स मिले, सबके लिए रूम्स मिले, प्रॉपर अमाउंट में वेंटिलेशन हो, प्रॉपर अमाउंट में एयर सर्कुलेशन हो, प्रॉपर अमाउंट में लाइट हो, यह आपका, और मकान की मजबूती मेंटेन रहे। मकान में कौन सा पत्थर लगाना है या टाइल्स लगानी है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। ये तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिकली ध्यान रखना बनाते समय। बनने के बाद आपको उसमें मिनिमम खर्च करना पड़े, किसमें, मेंटेनेंस में। बन गया मकान, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है बच्चों, परंतु वह अगर बार बार मेंटेनेंस मांग रहा है तो उसका जो बनाने का खर्चा, उससे ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा पड़ रहा है। मानसिक परेशानी अलग हो रही है, शारीरिक परेशानी अलग हो रही है। तो इस समय हमें मकान बनाते समय और मकान बनाने के बाद हो सकता है कि जो लागत है, मकान बनाने की लागत है वो ज्यादा होए, परंतु उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाए।
तो जब मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये जो बनाने की लागत है यह अपने आप बैलेंसिंग होगी, और शायद मेंटेनेंस की कॉस्ट कम है तो बनावट की जो कॉस्ट होगी वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यानी हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, बनाते समय कितनी कॉस्ट लग रही है। आपने बना लिया मकान, हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि रेत बहुत है, जहाँ पे जिस एरिया में रेत ज़्यादा है उसमें क्या होता है बच्चों, नींव जो होती है ना वो ज़्यादा खुदती है, पत्थर ज़्यादा डलते हैं ताकि आपके मकान की मजबूती रहे, और जो नींव होती है उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। आपने मकान में इस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब नींव खुद रही होती है, जब जमीन के अंदर खुदाई होती है, पत्थर डल रहे होते हैं, उस समय नींव की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, दीवारें खड़ी करते हैं, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं आती जितनी नींव की कॉस्ट आती है अगर रेत है। अब चूंकि रेत है और कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हमने इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया, हमने जो साइज थी नींव की उसको डिक्रीज कर दिया। कैसे डिक्रीज कर दिया, एक तो इस तरीके से डिक्रीज किया, उसकी गहराई कम कर दी, और हमने जो उसकी चौड़ाई थी कम कर दी। नो डाउट गहराई और चौड़ाई कम करते ही नींव की हमने जैसी गहराई और चौड़ाई कम करी, हमारे क्या हुआ, जो कॉस्ट थी वह डिक्रीज हो गई। परंतु कुछ सालों बाद वो मिट्टी है, पानी आया, मिट्टी आई, मिट्टी ने हमारे मकान को ढहा दिया। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत नहीं थी। उस समय क्या हुआ, मकान का एक कमरा गिर गया, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वह कैसी हो गई, बढ़ गई। हमें वापस नींव को ठीक कराना पड़ा, वापस कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दोनों तरीके से ध्यान रखना चाहिए, आपका जो भी बजट है, बजट के अनुसार आपको मकान बनाना चाहिए। सुंदरता, बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं, हमारा घर होना चाहिए एकदम से दिखे, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो डिज़ाइन में हो, चाहे एस्पेक्ट में हो, किसी भी तरीके से हो, हमारा घर हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। कोई हमारे घर से, चाहे हमारे जान पहचान का हो या बिना अनजाना व्यक्ति हो, हमारे घर के सामने से यदि व्यक्ति निकल रहा है तो हमारे घर को सुंदर दिखना चाहिए। सुंदरता भी यहाँ पे दोनों तरीके से बताई गई है, एक होती बाहरी सुंदरता, एक होती घर के अंदर की सुंदरता। बाहरी सुंदरता की बात कर रहे हैं हम, तो एलिवेशन इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो मकान है वह देखने में बाहर से भी सुंदर दिखे, और जब हम घर के अंदर की सुंदरता की बात करते हैं, दीवारों का कंस्ट्रक्शन आजकल इतनी वैरायटी तरीके से होने लग गया है, छत पे जो फॉल सीलिंग लगती है वो इतनी वैरायटी तरीके से लगा सकते हैं आप, कि या आप जो टाइल्स की बात कर रहे हैं, जो आप फर्श की बात कर रहे हैं, आप वुडन फर्श को भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आप इतनी तरीके से आपको घर को सुंदर और अति सुंदर बना सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिए, चाहे घर कितना भी सुंदर बनाए, आपको सबसे प्रथम जो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना होता है वह होता है व्यक्ति की सेफ्टी का। टाइल्स लगा लिया आपने, और टाइल्स जो होती है वो आपने बहुत अच्छी लगाई है, परंतु टाइल्स से यदि कोई बार बार फिसल जाए तो टाइल्स फायदा देने की जगह सुंदरता तो है, परंतु वो क्या कर रही है, नुकसानदेह ज़्यादा है। तो बच्चों इस तरीके से आपको आपका जो मकान है उसको बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मकान सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है, और वह भविष्य में आपको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। चाहे आप किसी भी एज में मकान बनाएं, वह वृद्धावस्था तक आपको किसी भी तरह की परेशानी ना करे। इस तरीके से मकान की प्लानिंग बना लेनी चाहिए।